अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि डिफॉर्मेशन से क्या मुराद है और सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले जो शॉर्ट बनता है इसमें डिफाइन डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स, कि सॉलिड्स के अंदर डिफॉर्मेशन से क्या मुराद है। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देन मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊँगा। देखिए बच्चे, जैसा कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल गोल तरह का एक ऑब्जेक्ट आपके पास, कोई भी बॉल है कुछ भी है, ठीक है। अगर हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं बाहर की तरफ से कोई फोर्स अप्लाई करना, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका साइज जो है, उसकी शेप जो सी है वो चेंज हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। इसी तरह से एक स्प्रिंग है और उसको आप स्ट्रेच करते हो या उसको कंप्रेस करते हो तो आप देखेंगे उसका साइज कंप्रेस करने से रिड्यूस हो जाएगा और स्ट्रेच करने से इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि हमने उसकी लेंथ में चेंज लेकर आया, इसको भी डिफॉर्मेशन कहते हैं। इसी तरह कोई आपके पास क्यूब लाइक बॉक्स है, उसके ऊपर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो आप ये देखेंगे कि उस बॉक्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। जैसा कि एक क्यूब लाइक बॉक्स है, ठीक है बच्चों, उसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स बाहर की तरफ से अप्लाई करते हैं तो इसका साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे डिफॉर्मेशन। इसी तरह से मैंने आपको बताया जैसे कि एक स्प्रिंग है, इतना एक स्प्रिंग है, ठीक है, हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे दोनों तरफ से जब हमने फोर्स अप्लाई की तो इसका जो स्ट्रिंग था उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इसको भी डिफॉर्मेशन कहते हैं। इसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज लेके आना भी डिफॉर्मेशन होता है। अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कहते हैं एनी चेंज प्रोड्यूस इन लेंथ, कोई भी चेंज जो कि लेंथ में प्रोड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम में हो रहा है या शेप में हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के, कैसे, जब व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई की जाए तो उसको कहते हैं डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन क्या हुई, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज, लेंथ, वॉल्यूम, शेप में चेंज लेकर आना, ठीक है, बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। क्लियर। अब एग्जाम्पल, सॉफ्ट रबड़ का बॉल अपने हाथों में आपने लेना है और उसको आपने अंदर की तरफ कंप्रेस करना है, कंप्रेस कहते हैं अंदर की तरफ करना। जैसा कि ये फिगर में आपको नजर आ रहा है, एक बॉल है रबड़ का, उसके ऊपर आपने बाहर से फोर्स लगाई है, बाहर से जब भी फोर्स लगाई है इसका मतलब उसको अंदर की तरफ कंप्रेस किया जा रहा है। तो देखें जैसे इतना बड़ा बॉल था, जैसे फोर्स लगाई एक स्क्वीज हो गया, ठीक है, अंदर की तरफ हो गया, तो इससे क्या हुआ, इसकी जो शेप है उसमें क्या आ गया है, चेंज आ गया है, उसके वॉल्यूम में क्या आ गया है, चेंज आ गया। एक सॉफ्ट रबड़ का बॉल अपने हाथों में आपने लिया और उसको कंप्रेस किया, आप देखेंगे उसके शेप या वॉल्यूम में चेंज आएगा, लेकिन जैसे ही आप उस फोर्स को रिमूव कर देते हो तो बॉडी जो सी है वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन, क्या रिजल्ट निकलता है कि डिफॉर्मेशन तब पैदा होती है। ये जो हमने एग्जांपल अभी देखी ये सॉलिड था, गैस होती है और एक सॉलिड होती है। अब सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी होते हैं और अमरफस सॉलिड्स भी होते हैं। अभी जो हमने रबर बॉल की एग्जांपल डिस्कस की वो अमरफस सॉलिड्स थे, ठीक है। अमरफस सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें पार्टिकल जो से रेगुलर पैटर्न से अरेंज नहीं हुए होते, आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो पार्टिकल बिखर जाएंगे, ठीक है, जिससे उसकी शेप चेंज हो जाती है। चलें, याद रखिएगा ये एग्जाम्पल आपने करनी है डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स के साथ, और याद रखें ये एग्जाम्पल है अमरफस सॉलिड्स की, ठीक है। अब आगे जो से हम एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी है अमरफस सॉलिड्स की। जैसा कि उसने बताया कि आपने एक रबड़ का स्ट्रिंग लिया, जैसे उसको आप खींचेंगे, इस तरह से आप खींचेंगे तो आप देखेंगे वो जो सा आपके पास रबड़ का स्ट्रिंग था उसकी लेंथ में क्या होगा, उसकी लेंथ में इंक्रीज हो जाएगा विद द इंक्रीज इन अप्लाइड फोर्स। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे वो लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग है ना, तो आपने छोटा सा स्ट्रिंग लिया, उसको इतना खींचा वो यहाँ तक आएगा, फिर आप मजीद खींचोगे तो वो दूर चले जाएगा, ठीक तक जाएगा, एक खास लिमिट तक जाएगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे उसको क्या कहते हैं। तो ये भी बच्चों आप एग्जाम्पल दोनों में से एक कर सकते हो, दोनों अमरफस सॉलिड्स की थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आपको क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं एंड हाउ दे फॉर्म, और वो किस तरह से बनते हैं। ये मेंशन कर लें, व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, हाउ दे फॉर्म, और वो किस तरह से बनते हैं। बच्चों इसमें हम पढ़ते हैं, कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड जो से होते हैं ना वो एक खास पैटर्न से होते हैं, मतलब उसके जो एटम्स है ना वो एक ऑर्डर के साथ, ये नहीं कि एक एटम यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, तो इरेगुलर पैटर्न नहीं होता, रेगुलर पैटर्न से एक खास ऑर्डर से, एक खास तरतीब से अरेंज हुए होते हैं। दीज एटम्स आर हेल्ड अबाउट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो एटम है ना वो अपनी फिक्स पोजीशन पर मौजूद होते हैं, लेकिन रेस्ट पोजीशन पे क्यों होते हैं आगे ये बताया जाता है कि रेस्ट पोजीशन पे इस वजह से होते हैं कि उन एटम्स के दरमियान में एक फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का ये काम होता है कि वो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है, ठीक है, एटम्स आपस में जुड़े रहते हैं उस फोर्स की वजह से, जिसकी वजह से एटम अपनी फिक्स पोजीशन में रहते हैं। लेकिन जब आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से अप्लाई करते हो, सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर कोई फोर्स आप अप्लाई करते हो तो क्या होगा,
उसके अंदर डिस्टॉर्शन पैदा होगी। डिस्टॉर्शन का मतलब ये होता है कि उसके साइज़ में, उसकी शेप में चेंज आ जाना। अब वो जो डिस्टॉर्शन है ना, उससे क्या होगा, एटम जो से ना अपनी जगह से हिल जाएँगे, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएँगे। अपनी जगह कौन सी, उसकी इक्विलिब्रियम पोज़ीशन से वो डिस्प्लेस हो जाएँगे और फिर कौन सी हालत में चले जाएँगे, स्टेट ऑफ स्ट्रेस में चले जाएँगे। क्यों? जैसे ही बॉडी को आप अपनी हालत से खींचते हो, डिस्प्लेस करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर स्ट्रेस पैदा होता है, ठीक है। स्ट्रेस कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को, मतलब एक बॉडी को खींचा ना आपने, तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे ना, उनके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। वो क्या करते हैं, मुदाखलत करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है मुदाखलत, मतलब कि वो चाहते हैं कि हम अपनी वापस हालत में आ जाएँ, प्रीवियस हालत में वापस आ जाएँ। तो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा होती है, यानी कि स्टेट ऑफ स्ट्रेस में वो चले जाते हैं। अब अगर आप ऐसा करते हो कि एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हो, तो फिर क्या होगा, बॉडी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आ जाएगी, यानी कि जिस पोजीशन से वो उसको छेड़ा गया था, उस पोजीशन में वापस आ जाएगी और बॉडी जो सी है अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगी, ठीक है। तब तक गेन कर सकती है जब तक आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो इतनी ज़्यादा ना हो। देखिए ना, एक रबड़ मैंने ली, एक रबड़ ली, उसको हम ऐसे खींचा, ठीक है। रबड़ को आप खींचोगे, यहाँ तक वो रबड़ आएगी, थोड़ी और खींचोगे, थोड़ी और जाएगी। लेकिन जैसे ही आप उसको थोड़ा ज़्यादा खींच देते हो, तो क्या देखेंगे आप कि वो बॉडी जो सी है ना, वो ब्रेक हो जाएगी, वो टूट जाएगी। लेकिन अगर जब टूट जाएगी तो अपनी हालत में वापस तो आ नहीं सकती। नेक्स्ट जो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस डेफिनेशन का नाम है इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी इसका नाम है, यहाँ पर ये मेंशन है, इसकी डेफिनेशन यहाँ नीचे भी लिखी हुई है, अब इसको करें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये क्या कहती है, कहते हैं, देखिए हमने क्या किया था कि ऑब्जेक्ट लिया था और उस ऑब्जेक्ट को हमने खींचा, ठीक है, और जैसे ही हमने छोड़ा वो वापस आ गई ना, तो कोई एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, बॉडी की ऐसी एबिलिटी, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, तब जब हम उसके ऊपर स्ट्रेस को रिमूव कर दें, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दें, ठीक है, तो बॉडी अपनी वापस हालत में आ जाए। उस एबिलिटी को, उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्ट्रेस। कि स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, जब हम भी किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो उसकी लेंथ में, वॉल्यूम या शेप में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, उसको हम स्ट्रेस का नाम देते हैं। हमने ये डिफॉर्मेशन में भी पढ़ा था, लेकिन डिफॉर्मेशन होती है जब किसी बॉडी को आउटसाइड से फोर्स लगाई जाए, लेकिन स्ट्रेस उसको कहते हैं जो बॉडी के इनसाइड में चेंज आए, ठीक है, यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर पैदा होती है, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। हर यूनिट एरिया के ऊपर जब भी आप फोर्स को अप्लाई करते हो, तो उसकी चेंज आ जाता है लेंथ में, वॉल्यूम या शेप में, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस का फार्मूला क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया बच्चों, फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया को ए से, और स्ट्रेस को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखें, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, लेकिन जब मीटर स्क्वायर ऊपर चले जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर पर स्क्वायर। यहाँ से अगर इसके डिमेंशंस को देखिए, बहुत ही ज़्यादा आसान है बस, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर आपने याद रखना है। न्यूटन को जब हम बेस यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर पर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। न्यूटन की जगह आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर पर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अब बच्चों, m की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -2 है, 1 में से -2 निकाल दे तो -1 होती है। अब पता है बेसिस सेम और पावर ऐड होती हैं, ये s की पावर -2 वैसी रहेगी। अब किलोग्राम के लिए डिमेंशन यूज होती है m, और मीटर के लिए कैपिटल L, और s के लिए कैपिटल T। तो ये आ जाएगा m l -1 वैसी, s की जगह t और -2 वैसी। तो ये डिमेंशन किसकी थी, ये थी स्ट्रेस की। ये आपने याद रखनी है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों, स्ट्रेस तो हमने पढ़ लिया, लेकिन स्ट्रेस की आगे से टाइप्स हैं। टाइप्स क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, देखें, जब किसी भी बॉडी के एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई की गई थी ना, तो चेंज खाली लेंथ में नहीं आया था, वॉल्यूम में भी आया था, शेप में भी आया था। लेकिन जब खाली लेंथ में चेंज आए तो उसको एक नया नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस का, ठीक है। और अगर वॉल्यूम में चेंज आए तो उसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का। लेकिन अगर शेप में चेंज आए तो उसको कहते हैं शियर स्ट्रेस का, ठीक है, ये फ़र्क है। व्हेन अ स्ट्रेस चेंजेस द लेंथ ऑफ द बॉडी, जब किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए और उसकी लेंथ में चेंज आ जाए तो टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम में चेंज आ जाए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और अगर शेप में चेंज आ जाए तो शियर स्ट्रेस, ठीक है। अब आगे जो हमने टर्म डिस्कस करनी है उसका नाम है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होती है, देखें, हमने किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस तो अप्लाई किया ना, लेकिन वो चेंज जो आया वो चेंज कितना था, उसको हम स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेन इज अ मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड मटेरियल व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन इट। जब भी किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो वो बॉडी डिफॉर्म कर जाती है ना, ठीक है। उसकी जो डिफॉर्मेशन है, उसके अंदर जो चेंज, फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर एक मेरे पास स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ है 2 मीटर, उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है, उसकी लेंथ में चेंज आएगा ना। अब अगर 2 मीटर से वो उसकी लेंथ हो गई 4 मीटर पर, जो चेंज कितना आया, 2 से 4 में कितना चेंज आया, 2 का चेंज आया। वो जो से 2 का चेंज आया ना, उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। अब बच्चों, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखें, जब
ऊपर भी आपके पास लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, तो दोनों चीज़ें सेम है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आंसर तो आपके पास क्या आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं। देखें, जैसे कि ऊपर लेंथ है तो साथ उसका यूनिट मीटर तो होगा ही ना, नीचे भी लेंथ है उसका यूनिट मीटर तो होगा ही ना। अब मीटर मीटर से तो कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे तो कोई यूनिट बचा ही नहीं। इसका मतलब स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि हम रेशो जो से ले रहे होते हैं वो दोनों सेम क्वांटिटीज़ के ले रहे होते हैं। जब भी रेशो सेम क्वांटिटीज़ के ली जाए तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों, अगर किसी भी वॉल्यूम में चेंज आता है तो उसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और अगर किसी की शेप में चेंज आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, शेयर स्ट्रेन। ठीक है, और इसी तरह से अगर बच्चों शेप में चेंज आता है तो उसको कहते हैं शेयर स्ट्रेन। ठीक है, लेंथ में चेंज आता है तो टेंसाइल स्ट्रेन, उसका फार्मूला चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूम में चेंज आता है तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, फार्मूला अब साइलेंस इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। इसी तरह से शेप में चेंज आता है तो हम कहते हैं उसको शेयर स्ट्रेन, इसका फार्मूला किस तरह से होगा। अब ये शेयर स्ट्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको समझे जरा। कहते हैं इट इज़ द एंगल टर्न बाय अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ फिक्स शेप। जैसे कि बच्चों ये आपको डायग्राम नजर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ये एक आपके पास बॉक्स है, गत्ते का एक बॉक्स लेने वो फिक्स है नीचे से, मतलब नीचे से आप उसको मूव नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके ऊपर वाली सरफेस के ऊपर क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो। इस तरफ को क्या करते हो, ये आपको एरो नजर आ रहा होगा बच्चों, ये आपको एरो नज़र आ रहा होगा कि इस तरफ आपने फोर्स अप्लाई करनी है। आप इसको इस तरफ से फोर्स अप्लाई करते हो, यहाँ से इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो, तो ऊपर वाली सरफेस जो सी है ना वो ऊपर से शेप जो सी है वो चेंज हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हाइट जो सी थी उसको वाई से प्रेजेंट किया है, जो चेंज आया यानी कि जितना डिस्टेंस ऊपर वाली सरफेस ने आगे की तरफ मूव किया है उसको कहते हैं डेल एक्स, यानी कि हॉरिजॉन्टल होता है ना, इस तरह हॉरिजॉन्टल होता है, तो जो चेंज आएगा वो हॉरिजॉन्टल में आया है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं, इसलिए यहाँ पर उसने कहा डेल एक्स, यानी कि चेंज इन एक्स एक्सिस, वो आया डेल एक्स। अब ये जो सब थीटा है ना, ये बेसिकली मैं बताता है शेयर स्ट्रेन के बारे में, ये किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। आपको पता है एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, और जिसके साथ एंगल बढ़ रहा है उसको बेस कहते हैं, तो फार्मूला होता है tan थीटा का परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसलिए यहाँ पर यूज़ होगा tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। और एंड पर आपसे ये कहता है कि जो सर थीटा ना वो अगर रेडियंस में मेजर किया जाए तो tan थीटा और थीटा की वैल्यू सेम आती है। क्यों? क्योंकि बच्चों रेडियंस में अगर मैं बात करूँ, रेडियंस में बात की जाए तो देखें tan की अगर मैं वैल्यू निकालूँ ना 0.1 पे, यानी कि थीटा बहुत ज़्यादा स्मॉल ले लेता हूँ रेडियंस में, तो उसका भी आंसर आएगा 0.003। तो आप देख कि जब थीटा जो सा है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल हो और रेडियन में हो तो tan थीटा। हम डिस्कस करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से पहले हमें एक टर्म अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ इलास्टिसिटी के केस में हमें ये बताता है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है उसको मैंने स्ट्रेच किया, ठीक है, उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर चेंज पैदा होता है जिसको हम स्ट्रेन का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन उस स्ट्रेन के पैदा होने की भी एक लिमिट है। जैसे कि हमने एक रबड़ का बैंड लिया और उसको स्ट्रेस के ज़रिए से स्ट्रेच किया, और आप देख सकते हो कि उसके अंदर स्ट्रेन पैदा होगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको मज़ीद स्ट्रेच करते जाऊँगा तो एक लिमिट के बाद वो बैंड जो सा वो टूट जाएगा। ठीक है, बैंड जो सा वो टूट जाएगा, या फिर वो बैंड इस तरह से डिफ़ॉर्म हो जाएगा कि वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं आएगा। ठीक है, अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं आएगा, उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। हर मटेरियल की कोई ना कोई लिमिट होती है जिसके बाद वो अपनी वापस हालत में नहीं आता, उसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अब हुक्स लॉ क्या कहता है, कहता है अगर हम इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए बात करें तो स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, यानी कि इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस को हम बढ़ाते जाएंगे, स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा, स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेन भी कम होगा, लेकिन एक खास लिमिट तक जिसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ से हमने देखा इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेस का स्ट्रेन के साथ जो ताल्लुक है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। और आपको पता है कि जब भी इस साइन को ख़त्म करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बच्चों ये कांस्टेंट अगर यहाँ पे ही रहे और स्ट्रेन को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से आएगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ से ये रेशो जो सी स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन आई है और जिस कांस्टेंट के इक्वल आई है उस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ से ये देखें नीचे डिवीजन में यानी कि स्ट्रेन आ रहा है, यानी कि स्ट्रेन का कांस्टेंट से इनवर्स रिलेशन है, तो जितना कम स्ट्रेन होगा उतनी ही ज़्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी। जैसा कि देखें एक रबड़ का बैंड ले लिया और एक स्ट्रिंग ले लिया, अब मैं आपसे पूछूं कि किसके ऊपर, फॉर एग्जांपल दोनों पे मैं स्ट्रेस अप्लाई करता हूँ एक जितना ही, लेकिन जो रबड़ का बैंड है उसमें स्ट्रेन ज़्यादा आएगा
और जो सा स्प्रिंग है उसमें स्ट्रेन कम आएगा। ठीक है, हम यही देखते हैं ना कि रबर के बैंड के ऊपर मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया तो वो यहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन जैसे स्ट्रिंग के ऊपर करूँगा तो वो तो अपनी जगह से हल्का सा बस चेंज आएगा। इसका मतलब जो रबर का बैंड है उसमें स्ट्रेन ज़्यादा है। अगर उसमें स्ट्रेन ज़्यादा है तो उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगी, क्योंकि जो चीज़ स्ट्रेन रीजन में है अगर वो ज़्यादा होगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगी। ठीक है, स्ट्रेन का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ताल्लुक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। ठीक है, तो ये आपने अंडरस्टैंडिंग एमसीक्यूज के लिए रखनी है। जिस मटेरियल के ऊपर स्ट्रेन ज़्यादा आए उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होती है। इसी तरह से रबड़ की जो सी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होगी, क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रेन यानी कि चेंज ज़्यादा पैदा हुआ। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो इस कांस्टेंट को हम क्या नाम देते हैं, नीचे लिखी हुई है डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन रिमेन कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट इज नोन एज इलास्टिक कांस्टेंट या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? स्ट्रेस का यूनिट यूज़ होगा ना, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट यूज़ नहीं है ही नहीं है, तो सिर्फ यूनिट क्या आएगा इसका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको पास्कल भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नंबर 1 टाइप है यंग मॉडुलस, नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे बल्क मॉडुलस, नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे शेयर मॉडुलस। अब बच्चों यंग मॉडुलस क्या होता है? बच्चों जब किसी भी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस यानी कि ऐसा स्ट्रेस जो उसकी लेंथ में चेंज लेकर आए, और जब लेंथ में चेंज आने को टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। तो रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, हमने यही पढ़ा ना ऊपर डेफिनेशन में कि रेशियो ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तो अगर टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन होगा तो उसको हम कहेंगे मॉडुलस कौन सा, यंग मॉडुलस। तो रेशियो आ गई, टेंसाइल स्ट्रेस का फार्मूला लिखा, टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला लिखा, ये डिवाइड हो रही है, ये फ्रैक्शन ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी तो एल ऊपर आ जाएगा, डेल एल नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन हुई है एफ मल्टीप्लाई एल और डेल एल के साथ एरिया आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हम इसको मेजर करने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं उसको कहते हैं सीयर्स मेथड। ठीक है, तो ये आपने एमसीक्यू उसके लिए याद रखना है। उसके बाद बल्क मॉडुलस में क्या होगा कि जो सी रेशियो है वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का फार्मूला लिखा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको भी ये डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई होगा तो ये फार्मूला बन जाएगा। शेयर मॉडुलस में क्या होता है कि शेयर स्ट्रेस की रेशियो किसके साथ, शेयर स्ट्रेन के साथ। शेयर स्ट्रेस का फार्मूला लिखा, शेयर स्ट्रेन tan थीटा की इक्वल होता था, तो यहाँ से ये फार्मूला आ जाएगा। इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर मॉडुलस की जगह आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहे तो इसका मतलब भी यही होगा। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक था, ये आपको शॉर्ट के तौर पर आएगा, डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड राइट इट्स टाइप्स।